मेरा नाम दीक्षिका है एंड यू ऑल आर वेलकम टू द इंक्लूसिव बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल के थ्रू आपको 9th, 10th, 11th और 12th की बायोलॉजी के लेक्चर्स प्रोवाइड कराती हूँ। जिन्हें नहीं पता है प्लीज़ जान लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी बायोलॉजी लर्निंग की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी हो सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेल किसे कहते हैं और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। सो आई केप्ट माय प्रॉमिस एंड टुडे आई केम अप विद दिस टॉपिक दैट इज सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का पहला सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी एक काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है कि ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो कि एक सेल के सेल मेम्ब्रेन से चारों तरफ से सराउंडेड हो, एकदम घिरा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की तो सबसे पहली चीज़ इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, पहली आउटर और जो अंदर वाली होती है उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो बच्चा, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो ना ऐसे फोल्ड हो जाती है। ठीक है, ऐसे फोल्ड हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको ये ब्लू कलर की जो मेम्ब्रेन दिखाई है ना, इसको बनाने की कोशिश करिए ताकि आपको एक रफ आइडिया समझ में आ जाए कि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो किस तरह से फोल्ड होती है। समझ में आया? उसके बाद देखते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये पोरस होती है। कैसी होती है? पोरस होती है। ठीक है, मतलब कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होंगे। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है या फिर इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि नहीं आउटर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, जो लोग इनर मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं ना वो लोग सही है। अब बात आती है कि क्यों ऐसा है। ठीक है, क्यों इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा है? तो आप सिंपली इमेजिन करो कि आपके पास एक थ्रेड है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट थ्रेड है जिसका आप मेजर करते हो तो लेंथ आती है 1 मीटर। ठीक, और जो आपका एक मोड़ा हुआ थ्रेड है, फोल्डेड थ्रेड है, जिसको जब आप मेजर करते हो तो उसकी लेंथ आती है 1/2 मीटर। ठीक है, 1/2 मीटर। ठीक, लेकिन क्या आप वो जो स्ट्रेट थ्रेड है उसको और स्ट्रेच कर सकते हो? द आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि आप एक स्ट्रेट थ्रेड को उससे ज़्यादा स्ट्रेट नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस फोल्डेड थ्रेड तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। समझ में आया? जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो काफ़ी होगी, मतलब कि जो आपका स्ट्रेट थ्रेड था उससे ज़्यादा लेंथ किसकी होगी? आपकी फोल्डेड थ्रेड की। किसकी? फोल्डेड थ्रेड की। ठीक है, ये बात हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की क्वालिटीज के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं। अब जो हमारा इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड होके थ्रेड ये ग्रूव्स बना रही है। ठीक है, ये जो ग्रूव्स बन रही है इनको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फिंगर लाइक ऑब्जेक्शंस जो है इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। समझ में आया? इन्हीं के ऊपर आप देख सकते हो कि ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स जैसा दिख रहा है आपको। ये जो ब्लैक डॉट्स है इन्हें हम बोलते हैं एल्बन पार्टिकल्स। अगर हम एक क्रिस्टी को बाहर निकालें और उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो उस पे हमको कुछ इस
पार्टिकल्स दिखाई देंगे। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? आई होप कि नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जाता है, जैसे आपका मेडिकल के जो एग्जाम्स होते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है इसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है दैट इज सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, आप सपोज करो, ऐसे बहुत सिंपली सपोज करो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया बाहर के एटमॉस्फेयर से, बाहर की सराउंडिंग से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करेगा और जो कुछ एंजाइम्स ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है उनके साथ मिलकर ये फूड को ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बन जाएगा, CO2 और H2O, ठीक है। ये CO2 हमारे किसी काम कर रही है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसी सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। आई होप कि आपको ये चीज बहुत ही क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ठीक। अब देखो फूड बना, ठीक, फूड बना, सॉरी फूड का ऑक्सीडेशन हुआ तो कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई होगी, है ना, कुछ एनर्जी भी बनी होगी, ठीक। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है फूड के ऑक्सीडेशन में, इसी को स्टोर करके रखता है कौन, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म में स्टोर करता है, दैट इज ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपके घर में राशन आता है, ठीक, आई होप सबके घर में आता होगा, ठीक है, सबके घर में राशन आता है। अब सपोज करो कि आपके किचन में कुछ खत्म हो गया, ठीक है, मतलब मान लो शुगर खत्म हो गया, आप चाय बनाने जा रहे हो और वो शुगर कहाँ से आएगी, आपकी जो मम्मा ने आपकी जो शुगर राशन में मंगाई होगी और जो स्टोर रूम में रखी होगी वहीं से तो आप लेके आओगे ना, ठीक है। आप बोलो मम्मा को, मम्मा शुगर खत्म हो गई है किचन में, तो मम्मा क्या कहेंगे, जाओ स्टोर रूम से लेके आओ, है ना। तो ऐसे ही जब भी हमारी बॉडी को किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में एनर्जी स्टोर हुई है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, उसको यूज कर लेती है, किसमें, हमारे फंक्शंस में, ठीक है। और इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्या बुलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल। सबको समझ में आया बच्चा, ठीक है। तो ये ना बहुत ही फनी चीज़ है, मतलब आई शुड नॉट से दिस बट बायोलॉजी के स्टूडेंट्स से ना ये क्वेश्चन, ये लाइन आप कभी भी बायो के हो, मैथ के हो, अगर आपने 9th में पढ़ी होगी, 9th में सब पढ़ते हैं बायो, तो आपसे ना ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, मजाक के तौर पे पूछा जाए बट पूछा जाएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, और सबको पता होता है भाई कि किसको कहते हैं। और आज के बाद से अगर आपको नहीं पता था तो पता हो जाएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। सभी को पता है ना कि पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, है ना, सबको पता होगा, लेकिन आप में से आधे लोगों को ये पता नहीं है कि पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। सो यस गाइस, अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और अब बच्चा हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग आते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स जो है वो एब्सेंट होता है
पाया जाता है, नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में एंड ब्लू ग्रीन एलिगी मतलब नीले हरे शैवाल्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 2 पॉइंट्स की कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे एब्सेंट होता है। दूसरी चीज देखते हैं कि प्लास्टिड्स ना 2 तरह के होते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट एंड द सेकेंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। मतलब कि प्लास्टिक 2 तरह के हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो पिगमेंटेशन देते हैं, कलर देते हैं, ठीक है, जिसमें क्या आता है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इसीलिए इनको कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ये क्या करते हैं स्टार्च का स्टोरेज करते हैं, ठीक है, मतलब कि स्टार्च वगैरह को स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स में, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि ये एक तरह का प्लास्टिड ही है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसी की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट पहली चीज तो ये अलग अलग शेप का होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में ये कप शेप का होगा, किसी ऑर्गेनिज्म में स्फेरिकल होगा, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में राउंड होगा, किसी में ओवल शेप होगा। तो इसका शेप और नंबर ये दोनों ही वैरी करते हैं स्पीशीज टू स्पीशीज या एनिमल टू एनिमल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर की तरफ आउटर और इनर की तरफ, अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनमें छोटी छोटी प्लेट्स आपको दिख रही होंगी जो एक के ऊपर एक लगी हुई है। ये कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं बच्चा? ग्रैनम, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो है एक दूसरे से किसी रिबन जैसी शेप से मिले हुए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लैमेली। क्या बोलते हैं? लैमेली, ठीक है। अच्छा, आपको ध्यान है कि मैंने जब सेल पढ़ाया था, आपको सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर जो स्टिकी सब्सटेंस होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, या कोशिका द्रव्य। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आप देखो ग्रीन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। और ये जो आप सोच रहे होंगे ना कि इतना कुछ मैंने बता दिया, बट ये तो बताया नहीं कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो ये जो थाइलाकॉइड्स है, ठीक है, ये सिक्के के आकार का जो स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर के बारे में, किसके? क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हम आगे देखेंगे इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लोरोफिल के फंक्शन की, ठीक है, तो सबसे पहला और मेन फंक्शन जो है दैट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है इसका टू प्रोवाइड कलर, ठीक है, टू प्रोवाइड कलर्स। अब किसको? फ्रूट्स को, लीव्स को, है ना, फ्लावर्स को। तो ये जो कलर होता है डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स में, फ्लावर्स में और लीव्स में, ये कहाँ से आता है? हमारे क्लोरोफिल से आता है, ठीक है, या क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वहां से आता है, ठीक है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की।
तो देखो इसमें होता क्या है, जो क्लोरोफिल है वो सपोज मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस बताने की कोशिश करती हूँ। सपोज कि एक लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ के अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, है ना, क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब ये क्या है, सन है, ठीक है, ये आपका सन है। इससे जो सोलर एनर्जी आ रही है इसे ट्रैप करके कौन रखता है, क्लोरोफिल। इसको ट्रैप कौन करता है, क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल इस सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, जो CO2 होती है उसके साथ में और वाटर के साथ में मिलकर क्या बनाता है, शुगर एंड O2, ठीक है। मतलब कि CO2 और H2 ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पर, और इन्हीं की मदद में ये जो सोलर एनर्जी है इसी की प्रेजेंस में इन दोनों की मदद से क्या बनता है, शुगर और ऑक्सीजन बनती है। और ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देते हैं और शुगर को स्टोर करके रख लेते हैं, और जब इन्हें फंक्शन की जरूरत होती है, इस एनर्जी की जरूरत होती है अपने मैकेनिकल फंक्शंस में, तो ये इसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना कि क्लोरोप्लास्ट के कितने फंक्शंस है, 2 फंक्शंस है। पहला तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, और दूसरा पिगमेंटेशन या फिर कलर प्रोवाइड कराना। सो यस, इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं आपको शॉर्ट में ये तीनों बता देती हूँ, और हम इनको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो लाइसोसोम भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। ये बनता कहाँ से है, गोल्जी एपरेटस से, मतलब कि गोल्जी बॉडी जो है वो इसकी फैक्ट्री है, इसकी लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम्स कहाँ में बनते हैं, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी में, ठीक है। लाइसोसोम जो होते हैं इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, मतलब कि आप समझो कि ये कोई कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको ये ब्रेक करने में हेल्प करते हैं सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है, ठीक है। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। समझ में आ गया। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। मैंने आपको बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया था कि ये ब्लास्ट होकर डैमेज जो सेल्स होती हैं उनसे इन्फेक्शन को दूसरी नेबर सेल में जाने से रोक देते हैं, ठीक है। तो ये सुसाइडल बैग भी इसको कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि देखो एक चीज आपको बता देती हूँ कि आपसे अगर पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट आपका आंसर होगा। और आपसे अगर पूछा जाए सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, तो दैट इज लाइसोसोम, ठीक है। अभी आ जाते हैं शॉर्ट में देख लेते हैं गोल्जी बॉडी को, और ये सारी जो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ना, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको नेक्स्ट टाइम पे मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो देखते हैं गोल्जी बॉडी जो है ये न्यूक्लियस के एकदम पास बताया जाता है। सपोज ये न्यूक्लियस है और इसके एकदम पास ये गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके भी कई सारे फंक्शंस हैं। ये वाली जो साइड है इसको हम सिस फेस बोलते हैं, ठीक है, और इस वाली को हम ट्रांसफेस बोलते हैं, ठीक है। ये वाली जो है इनका अलग नाम है, इनका भी अलग नाम है वैक्यूल्स, और ये जो छोटी वाली है इनको भी हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर बात आ जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आप सभी को पता है कि जो न्यूक्लियस की जो सेल वॉल होती है, आप ब्लू कलर की देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियस की एक सेल वॉल है जिस पर मैंने आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाकर दिखाया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 तरह का होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से ही
बनते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है और आपके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहती। आप धीरे धीरे इंजॉय करके अपनी जर्नी को पढ़िए, इंजॉय करिए, और मेरी बस यही कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से कोई भी टॉपिक हो वो समझ में आ जाए। ठीक है, सो यस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पे, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिएगा जो नीडी बच्चे हैं, ठीक है, जिनको ज़रूरत है, जो कोचिंग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो उनके साथ में आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंस के साथ में इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखने के लिए।